हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की निम्न शक्तियों का वर्णन कीजिए। पहली जो शक्ति है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति है, दूसरी है विधायी शक्ति है। यह क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा में 2020 में इसी वर्ष पूछा जा चुका है और इससे पहले 2018 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 बार ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका हुआ प्रश्न है, तो ध्यान से इसका उत्तर सभी समझेंगे। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो निम्न है। पहली है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, यानी 53 के अनुसार, संघ की जो कार्यपालिका है हमारी देश की, शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, अथवा उसका प्रयोग संविधान के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के नियम कानूनों के अनुसार स्वयं करेगा शक्ति का प्रयोग, या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। अधीनस्थ पदाधिकारियों का मतलब है अपने नीचे कार्य करने वाले अधिकारी के द्वारा उसका उपयोग किया जा सके। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। शासन का समस्त कार्य किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। सरकार जो भी निर्णय करेगी वो किसके निर्णय माने जाएंगे? राष्ट्रपति के निर्णय। क्योंकि अंतिम जो हस्ताक्षर होते हैं किसी भी कानून बनाने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए, वो राष्ट्रपति के होते हैं। देखिए, पहला प्रशासनिक और कार्यपालिका शक्ति का जो पहला कार्य शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बन जाता है, बहुमत दल का नेता होता है, इसको भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके सलाह से होती है? प्रधानमंत्री की सलाह से। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जो राज्यों में होते हैं, के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। महालेखा परीक्षक जो लेखों की देखरेख करता है, जांच करता है, ऑडिट करता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग जो भर्ती करने वाली संस्था है विभिन्न सरकारी सेवाओं की। और सदस्य, उसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति की। तथा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति को। और पद से हटाने की भी शक्ति है। किसको? राष्ट्रपति को। पद से हटाया भी जा सकता है इनको, और नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च संयुक्त बैठक बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का क्या कर सकता है? निर्माण। नियंत्रण महालेखा परीक्षक, वैसे इसके जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, वह केंद्र सरकार के किसी भी सरकारी विभाग की जांच करना, लेखों की जांच करना, राज्य सरकार के लेखों की जांच करना, और इसकी रिपोर्ट केंद्र की तो राष्ट्रपति को देता है, राज्यों की राज्यपाल को देता है। तो ये कार्य इसका होता है। इससे संबंधित शक्तियों और कार्यों का निर्माण भी कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच जो विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। सलाह कौन देता है इसमें? प्रधानमंत्री देता है कि भाई कौन व्यक्ति गृह मंत्री होगा, कौन विदेश मंत्री होगा, किस व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया जाएगा, किस व्यक्ति को पेट्रोलियम मंत्री, किस व्यक्ति को कानून मंत्री,
तो ये सारे जो मंत्रियों का विभाग बंटवारा होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति तीसरी, भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते, कानूनी रूप से प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। भारत का प्रतिनिधि कौन है, राष्ट्रपति। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों, दूतावास वो ऑफिस होते हैं, वो संस्थाएं होती हैं जहां राजदूत रहते हैं। राजदूत एक देश से दूसरे देश में नियुक्त किए जाते हैं, दो देशों के मध्य शांति बहाली के लिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता बनाए रखने के लिए ये एक देश से दूसरे देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं और दूसरे देशों में उनके लिए दूतावासों का निर्माण किया जाता है जहां से वे अपने कार्यों का संचालन करते हैं। वह कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। कोई भी प्रतिनिधि जो वार्तालाप के लिए जाता है, कोई संधि समझौते के लिए बात की जाती है, विदेश के लिए भेजा जाता है, तो उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। और विदेशों के राजदूत व राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। दूसरे देश से हमारे देश में आए हुए जो प्रतिनिधि हैं या राजनयिक हैं या राजदूत हैं, उनके लिए प्रमाण पत्रों, प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को भी स्वीकार राष्ट्रपति करता है। विदेशों से जो संधियां और समझौते भी किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। तो कोई भी संधि होगी वो विदेश से हमारे देश से और समझौता होगा वो हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। सैनिक क्षेत्र में शक्ति, राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति, यानी तीनों सेनाओं का सेनापति है, मालिक है तीनों का, किंतु इस प्रकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। सेना का प्रयोग किसके अनुसार करेगा, संवैधानिक कानूनों के अनुसार। प्रतिरक्षा सेवाओं यानी हमारे देश की रक्षा से संबंधित युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल किसके पास है, संसद को प्राप्त है। संसद इस विषय में कानून बना रख सकती है। प्रतिरक्षा सेवा, युद्ध, शांति ये किस विषय के हैं, संघ सूची के विषय हैं। अपन ने ध्यान हो तो पिछली वीडियो में पढ़ा है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, किसकी स्वीकृति आवश्यक है, संसद की, और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तो इनका प्रयोग भी राष्ट्रपति बिना संसद की स्वीकृति के नहीं कर सकता है। दूसरी जो शक्ति है विधायी शक्ति, दूसरे प्रकार की। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कितने होते हैं, 3। और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी क्षेत्र पहली है, देखो विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है, यानी संसद का अधिवेशन, बैठक, और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। यानी हमारी लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा जब चुनाव होते हैं, दोबारा जब संसद या लोकसभा में सदस्य आते हैं नवनिर्वाचित, तो संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाना और उसको जब समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कार्यकाल पूरा होने पर, या वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित कार्यकाल से पूर्व, निश्चित कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, इससे पूर्व भी भंग कर सकता है। कब, यदि प्रधानमंत्री सलाह देता है या उसके पास बहुमत नहीं है सरकार चलाने के लिए या असमर्थ है, तब वो राष्ट्रपति को सलाह दे तो लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। ऐसा अब तक कितनी बार हो चुका है, 9 बार। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
क्या देता है, भाषण देता है। इसके द्वारा, अब देखो ये ध्यान रखना, संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन करता है, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। जैसे वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, अपने राजस्थान के कोटा क्षेत्र से सांसद हैं ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला। इसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। दूसरी शक्ति है सदस्यों की मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, राज्यसभा में 12। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में ये 12 सदस्य भाग नहीं लेते मनोनीत, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जो राज्यों से चुन के आते हैं विधायकों के द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा। ये विशेष ध्यान रखना है। जिनके द्वारा, अब ये किस किस क्षेत्र से होने चाहिए, साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में इन्होंने विशेष सेवा की हो। राष्ट्रपति की नजर में इन्होंने विशेष सेवा की हो, ये ध्यान रखना है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत करता था। कितने सदस्यों को मनोनीत करता था, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत करता था। ये विशेष ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है। 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता था पहले, परंतु 104वें संविधान संशोधन जो कब हुआ, दिसंबर 2019 के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। 2019 दिसंबर में ये संशोधन हुआ हमारे संविधान में कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो यह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। कब से, 2019 से। ये ध्यान रखने वाली बात, अब नहीं किया जाएगा 2 लोकसभा में। तीसरा है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। संसद कोई भी विधेयक लागू करती है, जारी करती है, तो राष्ट्रपति जब तक उसको स्वीकार नहीं करेगा, जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा, जब तक वह कानून नहीं बनेगा। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ, कोई भी विधेयक है साधारण, तो राष्ट्रपति उसके लिए कुछ सुझाव दे सकता है, संसद को वापस विचार के लिए लौटा सकता है, विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः वापस संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है दोबारा से, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी, जरूरी है, आवश्यक है। यानी एक बार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद के लिए वापस सुझावों के लिए, कुछ विचारों के लिए वापस लौटा सकता है और सुझाव दे सकता है। वो संसद के ऊपर निर्भर है, उसमें विचारों में वह संशोधन करे या ना करे। यदि वो वापस उसको पास करके राष्ट्रपति को पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी ही होती है। चौथी है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए अध्यादेश यानी आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहता है। संसद का जब अधिवेशन प्रारंभ हो जाता है उसके 6 सप्ताह बाद तक भी ये लागू रहता है। 6 सप्ताह का मतलब 1 सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन, तो 7 6 42 दिन तक लागू रहता है। लेकिन संसद चाहे तो, यानी संसद चाहे यानी लोकसभा राज्यसभा चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। यदि संसद ये चाहे, ये अधिवेशन जब प्रारंभ हो जाता है संसद में, तो संसद यदि चाहे तो इन अध्यादेशों के जो तिथि है जो 42 दिन की, तो इससे पहले भी इसको क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो ये हमारी विधायी शक्तियां थी 4, और 4 ही हमारी इसमें हमने प्रशासनिक शक्तियां पढ़ी।
यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें। आगे के लिए हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।